चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आज उनके नाम पर एक बोर्ड के गठन का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में जारी तकरार अभी थमी नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें खुलकर अशोक गहलोत के बारे में उन्होंने बोला है। वहीं सचिन पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ उनके ही क्षेत्र में सचिन पायलट के सामने नारेबाजी जमकर हुई है। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र केलानत और इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में। प्रदीप जी, जिस तरह से चुनावी साल में अशोक गहलोत खेल रहे हैं, तेजा बोर्ड का गठन, उसके बाद में अब महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन, लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश, ठान लिया है कि सरकार को रिपीट करना है। देखो, उन्होंने तो ठान रखा है, लेकिन आप जो कह रहे हो मास्टर स्ट्रोक, तेजा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। तेजा बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। उसी तरह से महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा हुई है। अब ये बोर्ड गठन कब होगा, या क्या दोनों ही महापुरुष जो सभी जातियों को साथ लेके चलते रहे, उनके बोर्ड में क्या एक एक जाति के लोग ही डाले जाएंगे? क्या प्रताप बोर्ड में सिर्फ राजपूतों को लिया जाएगा, या उन सभी जातियों को लिया जाएगा जिनको साथ लेके महाराणा प्रताप चलते रहे? या वीर तेजा जी के बोर्ड में केवल और केवल जाट समाज को ही लिया जाएगा, क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ है? एक बड़े लोक देवता के तौर पे तेजा जी को तमाम पूरी दुनिया मानती है। सरकारों ने ठान रखा है ना, जब वोट जाति के आधार पर। देखिए, हाँ बिल्कुल, यही तो है। आप जिसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हो, वो एक तरह का एक राजनीतिक स्टेप है, वर्ग को साधने का, एक पॉलिटिकली हम देखें। अब ये देखिए कि बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, 3 बड़े कार्यक्रम हम देख रहे हैं। जयपुर के जो सिरसी रोड है, वहां पर एक इवेंट हुआ महाराणा प्रताप जयंती का, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे। अजमेर में एक कार्यक्रम हुआ जहां आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़। उदयपुर के कार्यक्रम में अशोक गहलोत। महाराणा प्रताप की जयंती तो हर साल मनाई जा रही है। चुनावी साल में महाराणा प्रताप को किस तरह से भुनाया जाए, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे राष्ट्र नायक है जिनके सामने हर कोई श्रद्धा से नमन करता है। लेकिन महाराणा प्रताप को लेके अगर अपन इतिहास को थोड़ा सा ढंग से पढ़े, तो महाराणा प्रताप के साथ उस वक्त के कितने जो रियासतें थी, साथ थी, संख्या ज्यादा नहीं है। आप जयपुर शहर में देखें तो जगतपुरा के आसपास एक मूर्ति नजर आती है महाराणा प्रताप की। बाकी महाराणा प्रताप की मूर्ति आपको, मुझे जयपुर शहर में बड़ी नजर नहीं आई। सांगानेर या ये महाराणा प्रताप जो के नाम पे जो मार्ग हैं, तो केशव विद्यापीठ में बहुत बड़े। तो ये सरकारी स्तर पे कल मांग हुई कि विधानसभा के अंदर प्रताप की मूर्ति लगाई जाए। मैंने वहां जब मैं संविधान पार्क, कर्नाटक का जो विधानसभा है उसके सामने आप देखेंगे तो वहां सबसे पहले नेहरू जी की मूर्ति थी। तो डिमांड आई कि बाबा साहब अंबेडकर की भी मूर्ति लगनी चाहिए, तो अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई। उसके बाद में वहां पे जो वोकलिगा समुदाय है, उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो आदर्श हैं उनकी लगनी चाहिए। उनकी जैसे ही लगी तो फिर लिंगायतों ने बसवन्ना की लगाने की कर ली। तो ये सभी जातियों को कैसे आप साध पाएंगे? अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले के नाम पे बोर्ड गठित होगा। आप देखिए अमृता दीदी के, उनका भी एक महापंचायत है। तो फिर क्या है कि आप इस तरह से, और होना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन इसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को, ताकि जो अपने आदर्श हैं उनके अंदर एक भावना भी बची रहे। लेकिन आप ये देखिए कि महाराणा प्रताप को अगर आप राजनीति का विषय बना रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत बना रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता बना रहे हैं, चाहे कांग्रेस के बना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। महाराणा प्रताप की अपनी एक लेगेसी है। हिस्ट्री पे भी बात कर रहे हैं, मैंने देखा, मैं बहुत अचंभित हूं कि बुद्धिजीवी, खास करके सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के नेता, ये बात नहीं करते कि महाराणा प्रताप के वक्त का राज्य प्रबंधन क्या था। महाराणा प्रताप के राज्य प्रबंधन में कृषि की नीति कैसी थी, वहां का फॉरेन मैनेजमेंट कैसा था, कि कैसे वो बीकानेर के राजकुमार, जो कि पृथ्वीराज उनके मौसेरे भाई थे, वो उस यूनियन में एज ए मेंबर बैठे थे जहां से उनकी अदावत थी, और दोनों के बीच कैसे रिलेशनशिप बाउंडिंग थी। शक्ति सिंह जी और महाराणा प्रताप दोनों के बीच के संबंध जो है वो अलग अलग जोनर में होने के बावजूद इतने प्रगाढ़ कैसे थे कि युद्ध के वक्त वो अपने भाई की सहायता के लिए आते हैं। आप ये देखिए कि भील जाति के उनके सेनापति, मतलब सेना में बड़े बड़े पैमाने पे हाकिम खां सूर उनके सेनापति। अलग अलग कास्ट इक्वेशन उस समय वो नेता कैसे कर लेते थे, उस समय के जो लीडर्स थे, उस समय के जो हीरोज थे। आज के नेता केवल बांट रहे हैं।
तो महाराणा प्रताप को बिल्कुल नए तरीके से समझे जाने की जरूरत है। हम्म, महाराणा प्रताप को मानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, महाराणा प्रताप हमारे मन में, महाराणा प्रताप की मानने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उन्होंने कैसे सभी लोगों को इतना साथ के रखा कि वो लोग वोट नहीं, वो प्राण दे रहे थे उनके लिए। तो ये चीज नेताओं में अगर हम ढूंढ रहे हैं नहीं, तो वही तो कह रही है ना सरकार। हाँ। महाराणा प्रताप के नाम से बोर्ड का गठन होगा, 5 करोड़ का जो फंड है वो इस बात के लिए दिया जाएगा कि महाराणा प्रताप की जो विचारधारा है, महाराणा प्रताप के जो विचार हैं वो आम जन तक पहुंचे, वो लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए तो अच्छा प्रयास कांग्रेस सरकार को लेके जो राइट विंग के लोग हैं वो हमेशा आरोप लगाते रहे हैं। अकबर महान वाला इशू रहा है और इस मुद्दे पर लगातार गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़े आरोप लगे हैं। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो लगातार नेगेटिवली मुखर रहे हैं। वही सरकार ने किया है, 5 करोड़ का फंड केवल इस बात के लिए दिया गया है कि महाराणा प्रताप की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जाए, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो बातें हैं मैं आपको यही कह रहा हूँ कि क्या वो विचारधारा कांग्रेस कि अगर सरकार तय कर रही है पहुंचाए तो नहीं कोई पहुंचाए, अगर मान लीजिए कि वो हल्दी लेके हाथों वाली बातें आएंगी या जैसा उमेंद्र रत्नों ने मिक्स वेज लिखा है वैसी बातें आएंगी तो फिर एग्जैक्ट चीजें तो आ नहीं पाएगी। इसकी बजाय ये चीज जो है यूनिवर्सिटीज पे छोड़ी जाए। यूनिवर्सिटीज में जो शोध हो रहा है, आप ये देखिए कि अबू रोड के पास में चंद्रावती नगरी का उत्खनन हो रहा है, तो वो जनार्दन राय नागर विद्यापीठ कर रही है। उस यूनिवर्सिटी की एक डायग्निटी होती है। इंडिविजुअल पर्संस को आप अवार्ड देके या इस तरह से प्रोत्साहित करके एक निजी विचारधारा को किसी भी व्यवस्था, किसी भी सामाजिक व्यवस्था और किसी उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। और ये कोई भी सरकार रही हो, भाजपा रही हो, कांग्रेस रही हो, इस तरह से कम से कम महापुरुषों को तो पॉलिटिकल विक्टिम नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया जाना। इससे पहले कोशिश हुई, ना केवल महाराणा प्रताप, तेजाजी बोर्ड के गठन की जो बात हुई थी वो भी एक पॉलिटिकल एडवेंचर जिसे कहें, एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई, जिस वर्ग को एक्चुअल में दोनों ही वर्ग जान रहे हैं इस चीज को कि ये जो है काट की हांडियां कई बार चढ़ चुकी। क्या लगता है कि इस तरह की बातें चलती हैं कि जिस वर्ग को महाराणा प्रताप के नाम पर साधने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक आयोजन किया भैरू सिंह शेखावत के गांव में, उसका काउंटर इसे माना जाना चाहिए, या फिर पिछली बार जिस तरह की बातें हुई थी राजपूत समाज को लेकर कि भाजपा से एक बहुत बड़ी नाराजगी राजपूत समाज की है, कुछ वोट बैंक भाजपा से नहीं, उनका नारा अलग था, केंद्रीय भाजपा और स्टेट भाजपा दोनों अलग अलग है, चुनावी रिजल्ट में भी वो दिखा, लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं मान रहे, खास करके सचिन पायलट भी नहीं मान रहे, अशोक गहलोत भी नहीं मान रहे कि लेकिन जब जब चुनाव आया तो ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, जैसे उपचुनाव में अशोक गहलोत को साबित करना था कि आप पहले विधानसभा चुनाव में बहुमत कांग्रेस को मिला और उस कांग्रेस को मिले हुए बहुमत से अशोक गहलोत सीएम बने। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीरो हो गई, जीरो ही थी और उन्होंने अपना 14 का रिकॉर्ड 19 में कायम रखा। उसके बाद में जब पंचायत राज और निकायों के चुनाव आए तो उनको लगा कि इस कास्ट को, इस जाति या इस वर्ग को साधना चाहिए, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया। तो उस समाज ने वोट भी दिया है कांग्रेस के, भारी नाराजगी, भारी इनकम्बेंसी, भारी अंतर्विरोध के बावजूद कांग्रेस को अच्छा मौका जो है निकायों और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव हुए थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उसमें फायदा भी। ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जहां से कहीं से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है किसी वोट बैंक का, ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं, दूसरे जो जातियां है वो छिटकती जा रही हैं, तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि अब वो ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं। देखो ये है कि अपने मूल वोट बैंक की ओर लौट रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कर्नाटक में जिस तरह से सिद्धारमैया को तरजीह दी गई है, उनसे 14 साल छोटे डी के शिव कुमार के ऊपर, तो डी के शिव कुमार को लेकर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि डी के शिव कुमार एक कट्टर हिंदू है, इसलिए चूंकि 14% मुसलमान में से आधे भी वापस सेंट्रल असेंबली की वक्त जेडीएस की ओर नहीं चले जाएं, तो वो संभल के रहें, हमारे पक्ष में रहें, इसलिए सिद्धारमैया जो कि सेकुलर हैं उनको एक बड़ा मंच दिया गया। तो वही सब जगह अपना SC ST और सेकुलर वोट्स को साधने का पूरा कांग्रेस प्रयास कर रही है। ये तो हमारे साथ आए, अदर्स जो आए वो एडिशनल है। कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि उनकी प्रदेश में कम से कम जो काउंटिंग की गिनती शुरू हो वो 29 से शुरू हो। 29 वोट जो है, जो परसेंटेज है काफी है, लेकिन 29 लोग वोट से हमारी शुरू होगी तो हमें बाकी के 13 या 14 वोट पे फोकस करना है। तो ये एक प्रयास कांग्रेस का चल रहा है। बड़ी बात है। एक जो बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं, एक धरना कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे, उनके खेमे के जो विधायक हैं उनके अनुमान कहे जाते हैं वेद सोलंकी, उनके साथ सचिन पायलट पहुंचे थे और विरोध इतना बढ़ गया कि बाद में प्रशासन को कहना पड़ा कि वापस जाना चाहिए। वेद सोलंकी, सचिन पायलट दोनों वापस। वेद सोलंकी पे इस तरह के कुछ लोगों ने पथराव की भी कोशिश की और ये हुआ है,
निश्चित तौर पे इस पे कई सारी चीजें निकलती हैं। कोई 3-4 डेथ्स हुई थी, वहां मुआवजे की मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। किरोड़ी मीणा भी वहां पहुंचे और उनकी समझाइश पे फिर धरना। तो ये सारा जहां किरोड़ी पहुंच रहे हैं वहां सचिन पायलट अनायास ही पहुंच जाते हैं। ये पहले रिश्ता क्या पहुंचे थे। कहलाता है? सचिन पायलट पहले पहुंचे थे, लेकिन ये रिश्ता नहीं, इसको मैं पब्लिक गैदरिंग, ये दोनों चूंकि इलाका दोनों के जोनर का सेम है, ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से भी अलग थलग से ही हैं। जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा वसुंधरा राजे को बीजेपी ने अलग थलग कर रखा है, उसी तरह से इधर सचिन पायलट अलग थलग से हैं। अब सचिन पायलट का काउंटडाउन कंटिन्यू चल रहा है, 8 दिन और शेष हैं, देखना है वो क्या करते हैं। कर्नाटक सलट चुका है, बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्य समिति भी खत्म हो चुकी है। अब कौन जिला अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश महासचिव होगा, इस पे बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत का फीडबैक ले रहे हैं। उनके सह प्रभारी तीनों, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह रंधावा भी कोशिश कर रहे हैं कि अब तो जिला कार्यकारिणियों की घोषणा कर ही दी जाए, क्योंकि संगठन जो है वो सरकारी योजनाओं को नीचे तक ले जाता है और ब्लॉक अध्यक्षों के भरोसे काम हो नहीं रहा है। कांग्रेस में संगठन ठहरा हुआ सा है बीते करीब 3.5 साल से। गजेंद्र सिंह शेखावत और गहलोत की तकरार एक बार फिर सामने आई है। शेखावत ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, हाँ, भास्कर को इंटरव्यू दिया है गजेंद्र सिंह ने, और उन्होंने कई चीजें कही है कि गहलोत को उनके घर में टक्कर देने वाला पहला नेता कोई जमीनी नेता मिला है और वो अपने बेटे की हार के बाद बौखला गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 दिन तक मुझ पे देशद्रोह का आरोप रखा है केंद्रीय मंत्री पे, फिर वापस ले लिया, मुझे कोर्ट के माध्यम से कभी वॉइस सैंपल। गजेंद्र सिंह शेखावत का ये कहना है कि अशोक गहलोत शुरू से चाहते थे कि संजीवनी चुनाव के वक्त में मुद्दा बने। उन्होंने जब पूछा गया कि संजीवनी और आपके रिश्तों को लेके, उन्होंने पूछा तो बोले उनके एक कार्यक्रम में गया, उनके 10 तरह के बिजनेसेस थे, तो स्कूल के कार्यक्रम में मैंने जरूर उनकी तारीफ की है। पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, तो जिस तरह का स्कूल का काम चल रहा था उसके नाते मैंने तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि जैसे जसवंत सिंह की बात आई कि मारवाड़ में जो जसवंत सिंह जसोल भी एक नेता थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जसवंत सिंह जमीनी स्तर के लीडर की भूमिका में आ नहीं पाए थे कभी। और गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत की हार को लेके उन्होंने बड़ा एक कहते रहे हैं ये बात, तो वो उसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है जो कि हिस्ट्री है कि अशोक गहलोत ने मारवाड़ से अगर कोई भी लीडर उभरने की कोशिश करता है तो उसको उन्होंने खत्म किया। उन्होंने नाथुराम मिर्दा का, परशुराम मदेरणा का, पूनमचंद बिश्नोई का, तमाम तरह के उदाहरण उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि वो इसी तरह मुझे भी खत्म करना चाहते हैं और काफी लंबी चौड़ी बात उन्होंने कही है इस मामले को लेके। क्या लगता है कि अभी जो संजीवनी मामले को किस तरह की अपडेट आ रही है? चुनाव अब तो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये बात दोहरा चुके हैं कि चुनाव के टाइम मुद्दा। बीते कुछ दिनों से संजीवनी पे कोई खास बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिली है। गहलोत और गजेंद्र सिंह का एक फोटो भी आया था मुस्कुरा के मिलते हुए का, कल वो एक कार्यक्रम में आए थे, स्टेट वोटर गैराज के वाहन लेके ही जा रहे हैं, तो एसीबी को कोई कार्रवाई करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपन शुरू से इस मामले पे अपना स्टैंड क्लियर रहा है कि इस मामले में निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। ये गजेंद्र सिंह ने भी आज कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। और एक बड़ा रोचक पहलू जो कि मैं चूक रहा था गजेंद्र सिंह के इंटरव्यू में, सचिन पायलट ने जो आरोप वसुंधरा राजे पे लगाए उनमें भी वो वसुंधरा राजे सरकार पे जो लगाए हैं उसमें भी गजेंद्र सिंह भी जांच की बात कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए, हर तरह की जो भी आरोप लग रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। मेरे खिलाफ संजीवनी के आरोप है तो भी जांच होनी चाहिए, उनका ये कहना है। तो बड़ा रोचक जोनर में राजस्थान का चुनाव जा रहा है और तमाम तरह के मुद्दे। लगता है गजेंद्र सिंह, सचिन पायलट पर तो इस तरह के आरोप भी लग चुके हैं कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत से दोस्ती निभा रहे हैं। वो तो कई चीजें प्रेजेंट की जा रही हैं और कई चीजें प्रेजेंट हो रही हैं, तो इसको राजनीतिक रूप से कई तरीके से लोग देख रहे हैं और कई दिखा रहे हैं। लेकिन यह है कि आप कितना विवेक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट मुझे नहीं लगता कि किसी और की मानेंगे जिस स्वैग से, जिस अंदाज से जो चलते हैं। जी, तो बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।